हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करते हैं माइग्रेशन, जो आपके बीए पार्ट सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी में ये टॉपिक ऐड किया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूवमेंट होता है लोगों का, और जिसे हम स्थानांतरण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। माइग्रेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा देखें, यूनाइटेड नेशन की, तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन्स, यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है परमानेंट, कम से कम 1 साल के लिए। मूव ऑफ होम फॉर 1 ईयर, मतलब अपने घर से 1 साल के लिए अगर वो मूव करता है तो उसको इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने अपना उसको आपका माइग्रेशन माना है। और अगर हम ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस, मतलब परमानेंट ही वहाँ पे आपका चेंज कर लेता है बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स। उसके अंतर्गत इन्होंने किस चीज़ को एक्सक्लूड किया है कि नोमेडिज्म और माइग्रेंट लेबर। सपोज कि कोई माइग्रेंट लेबर है, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान से कोई जॉब करने के लिए गया है, अपना कार्य करने के लिए गया है, उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि वो परमानेंटली माइग्रेट नहीं हुआ है, वो वापस कमा के अपने घर पे वापस लौटता है। और या नोमेडिज्म जो होता है, जो आपके पशुचारण के लिए, जैसे आपका कई स्टेट्स में देखा होगा कि जो पशु लेके होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी लंबी लंबी दूरी तक आपका मूवमेंट करते हैं, तो उनको भी एक्सक्लूड किया है एज पर द ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया। और अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड देखें तो 2005 के अगर हम आंकड़े देखें तो 191 मिलियन पीपल को अगर हम वो आपके एक माइग्रेट हुए वर्ल्ड वाइड। 191 मिलियन बहुत ही बड़ा ये आपका फिगर है अगर हम देखें। और अगर हम सब लोगों को इसमें अगर एक जगह वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में बेसिकली ये चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन मतलब हुआ है लोगों का। और अगर हम सबको एक जगह रोक दिया जाए तो ये आपकी 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का। अगर हम माइग्रेशन जिसको बोलते हैं स्थानांतरण, अगर हम स्थानांतरण को देखें तो 2 तरह से स्थानांतरण होता है। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य या आंतरिक माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक माइग्रेशन। तो आंतरिक के अंदर देखें, इंटरनल माइग्रेशन के अंतर्गत ये होता है कि विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, मतलब किसी राष्ट्र है, सपोज कि इंडिया है, इंडिया के राष्ट्र जो बाउंड्री है उसके अंतर्गत जो माइग्रेशन होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव, या एक गांव से दूसरे गांव में, या शहर से एक शहर से दूसरे शहर में। तो आपको इसको जो आपको कहा जाएगा वो इंटरनल माइग्रेशन कहा जाएगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन से मतलब है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंतर्गत लोग अगर मूव करते हैं, जाते हैं, तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाएगा। एंड इंटरनेशनल माइग्रेट इज समवन हु मूव फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। इंटरनेशनल माइग्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। इंटरनेशनल को फिर 3 भागों में भागे। लीगल इमिग्रेंट्स आर दोज हु मूव्ड विद द लीगल परमिशन ऑफ द रिसीवर नेशन। एक होता है मतलब आप लीगल तरीके से जाओ, आप वीज़ा पासपोर्ट सब लेके जाएं और दूसरी कंट्री के अंदर आपका वहाँ पे आपका एंट्री होती है, उसे लीगल इमिग्रेंट बोलते हैं। और वहाँ की, जैसे सपोज कि मैं यूएस जाना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, अपना वीज़ा यहाँ लगाया और वहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट कर लिया गया और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ अपना पासपोर्ट लेके, तो वो आपका लीगल इमिग्रेंट्स होगा। एक होता है इलीगल इमिग्रेंट्स, वो आर दोज हु मूव्ड विदाउट लीगल परमिशन, बिना किसी कंट्री की परमिशन के। अगर आप चोरी छुपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जैसे चकमा शरणार्थी जो आते हैं हमारे यहाँ पे, वो बांग्लादेश से आपका इलीगल तरीके से आपके इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं और यहाँ आके फिर यहाँ पे आपके रहने लग जाते हैं, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए। और भी जगह से जैसे आपके आते हैं तो वो इलीगल कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका रिफ्यूजीज आर दोज क्रॉस्ड एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री टू एस्केप परसिक्यूशन। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब इसी जैसे भी रोहिंग्या मुस्लिम्स जो आ रहे हैं आपके म्यांमार से अलग अलग कंट्रीज़ में आपका एंटर कर रहे हैं, आपकी जो तिब्बतियन जो शरणार्थी दलाई लामा के साथ जो आए थे वो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको हम रिफ्यूजी या शरणार्थी बोलते हैं, क्योंकि उनको अपनी पैटर्नल जो आपकी पैतृक जो कंट्री है उसके अंदर उनको मतलब आपको जनसंहार का खतरा रहता है और वहाँ पर उनका आप कह सकते हो कि प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इस चक्कर में वो वहाँ पे दूसरी कंट्री में जा एंटर करते हैं, तो वो आपके रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। और रिफ्यूजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में भी रहा है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, स्पेशली क्योंकि रोहिंग्या जब एंटर कर रहे थे और तो वो बिना उस आपके वीज़ा या पासपोर्ट्स के और वो आपके कंट्री में एंट्री कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ कंट्रीज वो अलाउ कर देती है रिफ्यूजीज़ को, कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करती है। तो ये आपके 3 तरह से इंटरनेशनल, लीगल, इलीगल और रेफ्यूजीज़। तो ये आपके हो गए माइग्रेशन, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर हम ट्रेंड्स देखें तो अगर हम ट्रेंड की बात करें
तो ब्रिटिशर्स के टाइम में अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में अपने यहाँ से इंडिया से आपके जो लेबर होते थे उनको आपका मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका और अलग अलग कंट्रीज़ में इनको ले जाया गया, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह से। क्यों ले जाया गया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली आपके कॉलोनाइजर थे, मतलब आपके साम्राज्यवादी नीति के लोग थे। वो वहाँ पे आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे और उनको वहाँ लेबर की ज़रूरत होती थी। तो वो लेबर यहाँ से अपने इंडिया से उठा के अलग अलग कंट्रीज़ में उन लोगों को वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ पे अपने जो गन्ने के खेत हैं या चाय के जो बागान है या आपके अन्य जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है उसमें आपको उनको इन्वॉल्व कर दिया था। यही आप देखेंगे, यही कारण है कि आपको वेस्ट इंडीज़ की टीम में इंडियंस नेम मिलेंगे, आपको शिव नारायण चंद्रपोल, आपके है ना, ये सब राम नारायण सरवन, ये सब। और आपके फिजी के अंदर चले जाइए, श्रीलंका में चले जाइए, आपको जितने भी ये है ये सब ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। और इन कॉलोनीज़ में आपको यहाँ से जो लोग ब्रिटिशर्स से लेके गए थे उनको वहाँ बसा दिया गया और वो वहाँ पे प्लांटेशन करने लगे। ये भी एक कॉलोनियल टाइम का माइग्रेशन का ट्रेंड रहा है, यानी जब ब्रिटिशर्स थे आपके यहाँ पे। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो आपके इंडिया से फिर 20th सेंचुरी में अगर हम देखें तो सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो आपका थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में भी जाने लग गया एज ए, मतलब आपका ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, ट्रेडर्स हो गया, आर्टिजन्स हो गए। तो ये लोग वहाँ जाके अपना जीवन यापन करने लगे और वहाँ पे फैक्ट्री में वर्क्स करने लगे। आज भी देखिए आप मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग आपके यहाँ से जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, है ना। तो यहाँ जाके फिर वापस आपके कंट्री में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो अभी ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, भी काफ़ी चर्चा में रहता है ब्रेन ड्रेन, जो आपके हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपके एज ए वहाँ पे मूव कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। दो रीज़न है, एक तो उनको अच्छा पैसा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनको अच्छे पर्क्स और फिर सैलरीज़ वगैरह मिल जाते हैं। इस वजह से आप देखो कि सिलिकॉन वैली में आपको हर दूसरा, कहा जाता है कि हर दूसरा या तीसरा इंडियन से आपको वहाँ मिलता है। और इसके अतिरिक्त आपका कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे, वो भी स्किल्ड लेबर के रूप में। और अगर इसके हम पीछे देखें तो दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि आपको स्किल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर और अच्छी पर्क्स मिलती है और इस वजह से वो वहाँ मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारा आपका मूवमेंट है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और ये ट्रेंड्स हमने देखा कि ब्रिटिशर्स पीरियड से लेके मिडिल 20th सेंचुरी और अभी रिसेंट में क्या ट्रेंड्स है, ब्रेन ड्रेन वाला जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्किल्ड जो आपके जितने प्रोफेशनल है वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। इससे दोस्तों एक फ़ायदा तो है कंट्री को कि जो यहाँ वहाँ से जो जितने भी आपके माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर आपकी जो अपनी सैलरी या अपना जो इन्वेस्टमेंट वहाँ से यहाँ भेजते हैं उसको ये बोल सकते हो कि रेमिटेंस के रूप में, तो वो आपके इंडिया के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसका, रेमिटेंसेस के रूप में बहुत सारी आपको मनी मिल जाती है। लेकिन मेजर नुकसान भी यहाँ पे ये है कि आपका जो स्किल्ड लेबर है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, ये ब्रेन ड्रेन जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपने पूरी IIT की पढ़ाई की, आपने बढ़िया स्कूल MBBS किया है यहाँ से, फिर आप अदर कंट्री में चले जाते हो तो आप पे जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो आपका यहाँ से ब्रेन वहाँ ड्रेन कर गया, तो जो आपका बेनिफिट आपकी कंट्री को मिलना चाहिए था आपकी उस स्किल का वो नहीं मिल पाता है। तो दीज आर द लूप होल्स एंड देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ पर्क्स एंड रेमिटेंसेस। तो इस तरह से आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।